ये सवाल जहां पर बफरिंग हुई थी क्लास की वहां पे छूटा तो इस सवाल को मैं दोबारा से आप सभी के सामने लेकर रखता हूं और दोबारा से बताता हूं, और इसके बाद जो बचे हुए हैं उसको मैं आगे लेकर आपको बताऊंगा। ठीक है। एक नाव 12 घंटे 30 मिनट में धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर जा सकती है। अब ध्यान से सुनिएगा। धारा के अनुकूल का मतलब डाउन स्ट्रीम और धारा के प्रतिकूल का मतलब अप स्ट्रीम। धारा के अनुकूल जा सकती है 60 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल जा सकती है 40 किलोमीटर। इसमें जो उसको समय लग रहा है वो समय लग रहा है 12.5 घंटे का। कितना लग रहा है? 12 घंटे 30 मिनट का मतलब 12.5 घंटे। अच्छा, ये जो 12.5 घंटे है ना, इसको आप क्या 25/2 लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो सर, कि इसमें को हम 101% 25/2 घंटे तो लिख ही सकते हैं। कितना समय लगा? 25/2 घंटे का। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि अगर धारा के अनुकूल 84 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? 84 किलोमीटर, और धारा के प्रतिकूल 63 किलोमीटर जाते हैं, तो इसमें जो समय लगता है वो समय कितना लगता है? वो समय लगता है 18 घंटे 54 मिनट। देखिए 18 घंटे तो ऑलरेडी घंटे में है, 54 मिनट को अगर हम घंटे में बदलते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 6 से काटने पर 6 9 54, 6 देहम 60, 10 गुणे 18 180 और प्लस 9 189। यानी कि अगर मैं इस समय की बात करता हूं तो ये समय है 189/10 घंटे का। 18 घंटे 54 मिनट को आप 189/10 घंटे भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद की अगर बात करी जाए तो अब देखिए क्या है, इसमें से किसी एक को बराबर कर लेते हैं, चाहे इसको बराबर कर लीजिए चाहे इसको बराबर कर लीजिए। इसको बराबर करने की अपेक्षा ये बराबर करना थोड़ा आसान काम है। क्यों आसान काम है? जैसे 60 जो है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 12, और जो 84 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 गुणे 12। तो आप देखिए 12 से 12 तो बराबर है ही, अगर ऊपर हम 7 का गुणा कर दें और नीचे हम 5 का गुणा कर ले तो ये बराबर हो जाएगा। ऊपर 7 का गुणा नीचे 5 का गुणा कर दे तो बराबर हो जाएगा। तो ये भी 5 गुणे 12 गुणे 7 है, ये भी 5 गुणे 12 गुणे 7 है। तो मैंने क्या बोला कि ऊपर वाले हिस्से में आप 7 का गुणा कर लीजिए और नीचे वाले हिस्से में 5 का गुणा। तो अगर 7 का गुणा यहाँ हुआ है तो निश्चित तौर पर यहाँ पे भी होगा, और इस पूरे में भी 7 का गुणा होगा। फिर यहाँ अगर 5 का गुणा हुआ है तो इसमें 5 का गुणा होगा। अच्छा, उसके साथ साथ इस पूरे में भी 5 का गुणा तो होना तय है। ठीक, ये हिस्सा हटा देते हैं। अच्छा, अब बराबर जब कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है? घटा लीजिए, तो एक तो हिस्सा कट जाएगा। जब हम दोनों का अंतर लेंगे, एक हिस्सा, ये हिस्सा इससे कैंसिल हो जाएगा ना, इससे कैंसिल। ठीक, ये हिस्सा जब कैंसिल हो गया तो आगे की हम बात करते हैं। ये कैंसिल हो गया, इसको हम कैंसिल मान रहे हैं। ठीक, ऐसे लिख देते हैं, चलो कैंसिल। 40 गुणे 7 280, और 63 गुणे 15 300, और 15 315। ठीक, 7 का गुणा इसमें किया 25 सत्ते 175/2 हो जाएगा, 175/2 आवर्स हो जाएगा। और इसको देखो तो 5 दूनी 10, यानी ये हो गया आपके पास 189/2 घंटा। ऊपर 175/2 घंटा, नीचे 189/2 घंटा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम में 280 और 315, ये जो दूरी का फर्क पड़ रहा है, ये फर्क पड़ रहा है कितने समय के कारण? ये बराबर करते हैं। तो 280 और 315 के बीच का जो अंतर है वो है 35 किलोमीटर का, और ये आपका अंतर पड़ रहा है कितने समय के कारण? भाई 175 और 189/2 के बीच का अंतर लो, तो 2 तो नीचे दोनों में बराबर है। 189 में से 175 घटाएंगे तो 14 बचेगा, और 14 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7 घंटे के अंतर के कारण धारा के विपरीत 35 किलोमीटर का अंतर पड़ रहा है। इसका मतलब नाव की चाल धारा के विपरीत जो होगी वो कितनी चाल होगी? 35/7। 35/7 का मतलब होगा 5 किलोमीटर प्रति घंटे चाल होगी धारा के विपरीत दिशा में। ठीक, धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में कितना चल रहे होंगे? 5 किलोमीटर। तो अगर धारा के विपरीत 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल रहे हैं तो जरा इस बात पर नजर डालना, इसने पहली कंडीशन में यह कहा था कि धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर जाने में जो टोटल समय लगा है वो समय लगा था 12.5 घंटे का कहा था। आप चाहे पहली कंडीशन से करना या दूसरी से, आंसर दोनों से मैच करेगा।
तो धारा के विरुद्ध अगर वो 40 किलोमीटर गया है और उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो उसका जो समय होगा वो समय कितना लगा होगा, इसको 8 घंटे का समय लगा होगा ना। कुल 12.5 घंटे में 8 घंटे का समय धारा के विपरीत लग गया, तो बचा हुआ जो 4.5 घंटे का समय होगा वो धारा के साथ 60 किलोमीटर तय करने में लगा हुआ होगा। तो यहां से धारा के साथ की चाल आ जाएगी कितनी, बोट प्लस स्ट्रीम यानी नाव की गति धारा के साथ कितनी आ जाएगी, 60 बटे में 9/2 यानी कि ऊपर 2 आ जाएगा। भाई 4.5 का मतलब 9/2, 9/2 से भाग देंगे 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, 3 से 20 बार, तो 20 दूनी 40/3 हो गई। ये किसकी चाल हो गई, नाव की चाल धारा के साथ। नाव की चाल धारा के साथ कितनी हो गई, 40/3। आपसे कह रहा है शांत जल में नाव की चाल पूर्णांक में। अब नाव की चाल यानी बोट की चाल निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 5 × 15, 40, 55, 55/3 और बटे में 2 होता ही है यानी कि 2 और आ जाएगा, तो 55/6 का मतलब क्या हो जाएगा, 55/6 हो जाएगा। हो जाएगा ना। मैंने क्या किया है, ध्यान से सुनना, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना होता है तो 2 लिखा, इन दोनों को जोड़कर ये लिख दिया 40/3। 5 × 15, 40, 15, 55, 55/3, 5 × 15, 40 + 15, 55, 55/3 और 3 में 2 का गुणा हो गया तो 55/6। अच्छा 55/6 किया तो हमारे पास आया 6 × 9 = 54, 1 हो गया, 9 एकम 9 यानी कि लगभग कितने किलोमीटर आ जाएगी उसकी चाल। तो बोलोगे सर लगभग, क्योंकि निकटतम पूर्णांक में पूछ रहा था, तो लगभग जो चाल होगी वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे होगी नाव की। अब देखो ये सवाल 101% कैलकुलेटिव है, इसमें तो कोई ये नहीं कह सकता कि सवाल में कैलकुलेशन नहीं है, निश्चित तौर पर अच्छी कैलकुलेशन है। और एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि इस सवाल में जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को और किसी भी तरीके से शॉर्ट नहीं किया जा सकता है, ये आपको करना पड़ेगा। हाँ इतना फर्क ये हो जाएगा कि अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो ये जो चीजें हमने आपको लिख के समझाई हैं ये लिखनी नहीं पड़ेंगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात, मुझे उम्मीद है पूरी की ये बात क्लियर हुई होगी। अगला सवाल ये रहा, इसका तो आंसर बड़ा सरल है, इसका तो आंसर ऐसे ही आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, L - m/L + m। भाई साहब ऊपर है L² - m², तो L² - m² का मतलब क्या हो जाता है, a + b, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास L + m और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा L - m। नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ है, L + m का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो होल स्क्वायर में एक इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर सिर्फ बचेगा L - m और नीचे बचेगा L + m, और ये आपका आंसर हो जाएगा L - m/L + 1 यानी ऑप्शन नंबर बी। ये तो खैर जरूरत से ज्यादा सरल दे दिया था, ये तो मतलब अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलते हैं आपको सीजीएल में जो बहुत ही सरल है, जैसे कि ये था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अब जरा इस सवाल पर थोड़ा सा गौर करना है। ये सवाल ऐसा है, इस फॉर्मूले का जो सवाल ऐसा है जो पीछे की यानी 19 जुलाई की चारों शिफ्ट में पूछा गया था, 20 जुलाई में भी ये शिफ्ट में सवाल पूछा गया है, लेकिन इसका दूसरा प्रतिरूप पूछा गया है। 19 जुलाई सीजीएल में आप एक चीज पैटर्न को गौर करिए, 19 जुलाई वाले में इस फॉर्मूले का पहला प्रतिरूप पूछा गया था, इसमें इसका दूसरा पूछा गया। मैं इसके तीनों प्रतिरूप लिख देता हूं इस फॉर्मूले के, ताकि आपको कभी अगर कहीं पे जरूरत पड़ती है तो आप तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल करें अच्छे ढंग से। ठीक, हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है a³ + b³ + c³ - 3abc का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं तीनों प्रतिरूप में। तो इसका पहला प्रतिरूप क्या है, ध्यान से सुनना, पहला प्रतिरूप है a + b + c। सुनिएगा भी और नोट भी करिएगा, सिर्फ सुन के रखिएगा नहीं। a + b + c, दूसरा होगा इस ब्रैकेट में a² + b² + c² -ab -bc और -ca। ये इस फॉर्मूले का पहला फॉर्मेट है। ठीक है, दूसरा फॉर्मेट क्या है जिससे आपको प्रश्न के उत्तर देने में और आसानी मिलेगी, दूसरा फॉर्मेट है a + b + c/2 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, दूसरे ब्रैकेट में आएगा a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर और प्लस में c - a का होल स्क्वायर। अगर हम तीसरे फॉर्मेट की बात करते हैं तो तीसरा फॉर्मेट क्या है जरा गौर करना,
इसी के तीसरे फॉर्मेट की बात करते हैं। तो तीसरा फॉर्मेट है a प्लस बी प्लस सी बटे 2 एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, दूसरे ब्रैकेट में आया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस का 3 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये तीनों फॉर्मेट इसी के बनते हैं, इसी एक फॉर्मूले के तीनों प्रतिरूप होते हैं। कहां पर कौन सा इस्तेमाल करना है इस सवाल को देख के समझना होता है। अब जैसे यहां पर आपको कौन सा प्रतिरूप देखने को मिलेगा, ये वाला देखना, इसका इस्तेमाल होगा। अब जब इसका इस्तेमाल होता है तो कर लेते हैं भाई। हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान दिया है 405 के बराबर। बराबर क्या होगा, ये a प्लस बी प्लस सी बटे 2, a प्लस बी प्लस सी का मान 15 दिया है, तो ये हो गया 15 बटे 2। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, यही आएगा। इस पूरे को मैंने k मान दिया। मतलब ये सवाल है, सवाल खत्म है, केवल इतना करना है, इतने में काम हो जाएगा। ठीक है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, बचेगा 10, 15 सत्ते 105, 27 दूनी 54, k का मान हो गया 54। और जो k है ना, वही आपके पास क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर है, परफेक्ट शॉट। चलिए नेक्स्ट देखो, त्रिकोणमिति का ये सवाल है, बढ़िया सवाल है, लेकिन इस सवाल में आपको एक चीज नई भी सिखा दूंगा। हालांकि नई तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे जो आप यूज नहीं करते हो, इसलिए उसको नहीं कहेंगे। ठीक है, जरा देखो, क्या यूज आप नहीं करते हो ना उन चीजों का। देखो, आपके पास साइन एक्स का मान दिया है और आपसे टेन एक्स प्लस कॉट एक्स का मान पूछ रहा है। क्या आप ये जानते हो कि टेन एक्स प्लस कॉट एक्स का जो फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग 1 अपॉन साइन एक्स गुणे कॉस एक्स भी कहते हैं। ये फॉर्मूला 1 अपॉन साइन एक्स गुणे कॉस एक्स भी होता है। अगर आपको ये पता है तो सवाल खत्म है। पता है कैसे कहते हैं, जरा ध्यान से सुनना। कुछ नहीं करना होता है कि टेन एक्स और प्लस में कॉट एक्स जो है, इसको साइन और कॉस में जब ब्रेक करते हैं तो ये हमारे पास होता है साइन एक्स बटे में कॉस एक्स। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये कैसे होता है, हालांकि इसकी जरूरत थी नहीं, लेकिन बता देते हैं। ठीक, बटे में ये साइन एक्स है, तो कॉस का कॉस में गुणा होगा, इधर हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा आपके पास प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, और बटे में क्या रहेगा, बटे में आपके पास रहेगा कॉस एक्स गुणे में साइन एक्स। ये तो 1 हो गया, तो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉट एक्स आ जाएगा। यानी 10x को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस एक्स गुणे साइन एक्स लिख सकते हो। वही फॉर्मूला वो लिख दिया है। ये कैसे आया, बात समझ में आ गई। अब देखो, साइन एक्स का मान आपके पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 बटे में 10। तो यहां पर तो हमने ये लिख दिया ना कि 1 बटे 3 बटे 10। कॉस एक्स का मान पता चल जाए तो काम बन जाएगा। क्या त्रिभुज बनाए, बोले नहीं सर। आप देखो, साइन एक्स का मान आपके पास पता है, कॉस एक्स का मान आपको निकालना है, तो कॉस एक्स का मान क्या होगा, कॉस एक्स का मान होगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स का मान ये था, तो इसका स्क्वायर 9 बटे 10, 100, 91 बटे 100 हो जाएगा। और 91 बटे 100 का मतलब क्या हो जाएगा, वो तो रूट में 91 ही रहेगा, और 100 का वर्गमूल हमारे पास 10 आ जाएगा। यानी कॉस एक्स का मान हमारे पास क्या हो गया, रूट 91 बटे 10। क्या हो गया, रूट 91 बटे में 10। ये 10 गुणे 10 100 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ऊपर हो गया आपके पास 100 और नीचे हो गया आपके पास 3 गुणे में रूट 91। ये आपका आंसर हो गया। कहां लिखा है, 100 बटे में 3 रूट 91, 100 बटे में 3 रूट 19। ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर हो गया। अब बताइए, कोई समस्या? क्लियर है? सभी लोग क्या करना है ना, कमेंट ज्यादा से ज्यादा कर देना। मुझे पता है क्लास बफरिंग के कारण डिस्टर्ब हुई थी, जो मैं आपको इस वक्त रिकॉर्डेड दे रहा हूं। चाहते तो नहीं देते, लेकिन क्लास क्योंकि इंपॉर्टेंट है, चीजें मैं हमेशा नहीं सिखाता हूं, कोशिश ये रहती है मेरी कि मैं आपको कुछ नया सिखा दूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना काम करना है कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना है, और जितना आप अच्छा बुरा जो भी कमेंट कर सकते हो वो कमेंट भी जरूर कर देना। ठीक है, जो भी आप कमेंट, जैसा आपको क्लास लगी, अच्छी लगी अच्छा कर दो, बुरी लगी बुरा कर दो, गाली देना चाहते हो गाली दे दो, अच्छा ही बोलना चाहते हो अच्छा ही बोल लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइएगा। ठीक है, क्या ही वहां देख रहे हैं, आदत पड़ गई ना लाइव क्लास में कि मतलब वो देख लेते हैं, बंद ही करो इसको। चलो,
इस व्यंजक का मान बताना है। अब देखो जरा भाई, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है। सेक किस में बदलता है भाई, ये आपको पता होना चाहिए ना कि सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, क्योंकि सेक किस में बदलता है, कोसेक में बदलता है, ठीक है ना। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कोसेक थीटा। अच्छा, इसी से अगर हम देखेंगे तो ये सेक 90 माइनस सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा। माइनस में क्या लिखा था, कॉट स्क्वायर थीटा। और बटे में जरा ध्यान से समझना भाई, ये साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55, अगर दोनों साइन साइन में है और दोनों के कोणों का योग 90 बन रहा है तो इसका मान तो 1 होता है ना। कहने का मतलब है, बात मैंने आपको कई बार बताई है, फिर बोल दे रहा हूं कि अगर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी लिख रखा है और इसका मान 1 होगा, कब होगा, जब इन दोनों के कोणों का योग जो होगा वो 90 डिग्री होगा। यही सेम प्रोसीजर कॉस के लिए होता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये भी आपके पास 1 होगा, कब, जब a और b का योग 90 होगा। ये दोनों कंडीशन, तो नीचे यहां पर ये 1 हो गया, 1 इंटू 2 यानी कि 2 हो गया। अच्छा, कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारी मूल सर्व समीका होती है जिसका मान a होता है, तो 1/2 ही आएगा और 1/2 का मतलब 0.5 आपका उत्तर हो जाएगा। लाइक और शेयर करना है बस, और आखिरी में कमेंट, जैसा भी आपको क्लास लगती है, ठीक है। आइए अगला सवाल, ये सवाल देखो ध्यान से। अब यही क्लास लाइव क्लास में होता सवाल कितना जबरदस्त होता, और मुझे पता है कि इस सवाल को करने में बहुत सारे लोगों की हालत खराब हो जाती, 100% खराब होती, ठीक। त्रिकोणमिति का है ये सवाल, अच्छा है जिसको करने में आपको समय लगेगा और थोड़ी सी मिस्टेक ही सवाल आपका ले डुबा देगी, लेकिन बस क्या है ना कि चीजें समझनी जरूरी हैं। आइए जरा ध्यान से समझिएगा। कोसिक 2910, 4260, 2565, 1755, सबको 360 की साइकिल में बनाना, क्योंकि 360 का चारों चतुर्थांश एक चक्कर पूरा करता है। अब ये देखो कि अगर हम 360 से इसको बनाते हैं तो ये कहां तक बनता है, 360 यानी 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, दूनी 288, 2880 तक ये बन जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करता हूं तो ये हिस्सा क्या होगा, ये हिस्सा होगा, देखो ध्यान से, इसको आप लिख सकते हो 360 गुणे 8 2880, और 2880 में कितना जोड़े कि 2910 हो जाए तो प्लस 30 डिग्री, ये इसको ऐसे लिख सकते हो। अब 4260 को कैसे लिखोगे जरा गौर करना, 36 गुणे 9 भाई 2880 और 360, नहीं 36 गुणे 9, 10 बार तो 3600 हो गया, 10 बार अगर ये 3600 हो गया ना भाई, 360 में अगर हमने 10 का गुणा कर दिया तो 3600 तो हो ही गया, और 360 में अगर हमने 11 का गुणा कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 के 66, 6 11 33 और 6 39, 3960 हो जाएगा। 3960 और 4260 के बीच का अंतर है ना, 39 यानी 12 का गुणा करना पड़ेगा, और 360 और जोड़ेंगे तो ये 0 हो गया, 6 6 12 के 2 हासिल लगेगा 1, 9 3 12, 13 के 3 हासिल लगेगा 4320, ठीक है। 360 गुणे 12 लिखना पड़ेगा, इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 360 गुणे 12, 360 गुणे 12 कितना बना था, 360 गुणे 12 बना था 4320 बना था, और 4320 और इसके बीच का अंतर आएगा कितने, 60 डिग्री का, तो ये -60 होगा, ठीक है। 2565, 360 के जोड़े में लेकर चलना है, कितना बनेगा 2565, इसको देखो 2565, अगर हम इसको देखते हैं कि 360 से कितने हिस्से में बनेगा, 336 दूनी 72, 72 दूनी 144, 288, 2880 बनता है 8 बार में। अगर 360 में हम 7 का गुणा कर लेते हैं तो कम हो जाएगा ना, 7 0 0, 7 6 42, 2 4, 7 21 4 25, 2520 बना, और यहाँ पर कितना है 2565, कितने कम पे पड़ रही है 45 की, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख लेंगे 360 गुणे 7 प्लस 45, ठीक। अब बारी आई 1755 की, 1755 को कैसे लिखेंगे, 3 छंग 18 यानी कि 3 पचे 15, 336 पंचे 180, 36 पंचे 180, तो इसको लिखोगे आप 360 गुणे 5 माइनस
45 -45 ये लिखोगे। तो ये एंगल जो है ना सारे के सारे हमने 360 के हिसाब में कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े एंगल थे, तो उसकी साइक्लिसिटी चक्रण तो हमें 360 में बनाना ही था। 360 क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब हम चतुर्थांश की बात करते हैं, जब एक चक्कर पूरा हो जाता है तो एक चक्कर पूरा होने में जो कोण बनता है वो टोटल 360 डिग्री का बनता है, इसलिए हम हर बार 360 की साइकिल को देखते हैं। ठीक है, अच्छा अब इस पर बात करें। 360 पे एंगल नहीं बदलता है, त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता नहीं है, तो ये हो गया कोसिक का कोसिक ही बना रहेगा। 360 प्लस थीटा का मतलब ये पहले चतुर्थांश में आ जाएगा, और कोसिक 30 की वैल्यू कितनी होती है? कोसिक 30 का मान जो होता है वो होता है 2। ये क्या बन गया? ये बन गया कोसेक 30। क्या बन गया? कोसेक 30। ऐसे लिखता हूं उसके नीचे तब ठीक लगेगा। कोसेक 30 बना, और कोसेक 30 का मान क्या होता है? कोसेक 30 का मान होता है 2। इधर बात करते हैं, गौर करना है, इधर बात करते हैं। सेक 360 में सेक तो नहीं बदलेगा, सेक का सेक ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा। लेकिन ये कह रहा है 360 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में है? तो आप बोलोगे सर ये तीसरे चतुर्थांश में आ जाएगा। भाई 360 माइनस थीटा ना, तो 360 माइनस थीटा का मतलब ये तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश में ASTC के रूल को अगर देखोगे तो ऑल स्टूडेंट tan और cot प्लस के होते हैं, बाकी माइनस का होता है। तो क्या होगा? माइनस सेक 60। सेक 60 का मान क्या होगा? सेक 60 का मान होगा जो cos 60 होगा उसका उल्टा, यानी कि -2। इसका मान क्या हो गया? -2। बोलो बात समझ में आ रही है? पक्का -2 होगा कि +2 होगा? सेक 360 माइनस थीटा, जरा देखो जरा। 360 माइनस थीटा का मतलब हमारे पास क्या हो गया कि 12 राउंड तो ये कंप्लीट हो गए थे 360 के। अब हम अगर इसमें कुछ भी जोड़ते नहीं, चौथे में होगा, और चौथे में ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस रहेगा, ठीक, चौथे में होगा। आइए आगे बात करते हैं। tan का tan तो रहना है, ये तो कंफर्म है, क्योंकि 360 है तो ये तो tan का tan तो रहेगा ही रहेगा। कितने डिग्री? 360 प्लस 45 है, यानी कि पहले चतुर्थांश में आ जाएगा। और पहले चतुर्थांश की अगर बात करें तो उसमें सभी 1 होते हैं। tan 45 का मान यहाँ पर क्या मिलेगा? tan 45 का मान मिल जाएगा 1। कोई प्लस माइनस लगा था? ये प्लस था, ये भी बीच में प्लस ही था, इन दोनों के बीच में गुणा था। यहां पर आएगा कॉट, कॉट का तो कॉट ही रहेगा, लेकिन किस में रहेगा? ये कौन से चतुर्थांश में जाएगा? ये जाएगा चौथे में ना, और चौथे में ऑल स्टूडेंट टेकिंग कोचिंग, ये माइनस का होता है तो ये माइनस का होगा 1। क्या हो जाएगा? -1। तो यहां पर मिला हमारे पास 2 दूनी 4, 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो उत्तर जो बनेगा वो 3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या बन जाएगा? ए। तो ये सवाल बहुत बेसिक है त्रिकोणमिति का। अगर आपको इसके विषय में एंगल का ठीक ठीक नॉलेज है ना, अगर आप एंगल के विषय में और चतुर्थांशों के विषय में जो त्रिकोणमिति की बिल्कुल शुरुआत होती है, अगर उसका सही ज्ञान रखते हैं तो इसका आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अच्छा ये पॉसिबल है, इसमें कोई वो वाहवाही वाली बात नहीं है। इसमें ये हो सकता है कि कभी किसी को एंगल समझने में कोई दिक्कत हो सकती है, ये पॉसिबल केस है। तो इसके कारण उत्तर गलत सही हो सकता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर सही ढंग से देखोगे तो फिर गलती नहीं होगी। अगला सवाल, C1 और C2 दो सकेंद्रीय वृत्त इस प्रकार हैं कि C1 की त्रिज्या C2 की त्रिज्या C1 की त्रिज्या से कम है। मतलब दो वृत्त हैं और सकेंद्रीय वृत्त है। C2 की त्रिज्या अगर C1 से कम है तो इसका मतलब C1 बड़ा वाला वृत्त होगा, और उसके बाद C2 जो होगा वो छोटा वाला वृत्त होगा। ये बड़ा वाला है C1, ये छोटा वाला वृत्त है C2। ठीक, आगे कह रहा है C1 की त्रिज्या से कम है। अब क्या कह रहा है? C2 की त्रिज्या C1 की त्रिज्या से कम है। ठीक है, आगे बोलता है AB जो है C1 की 12 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा है। C1 की एक जीवा है 12 सेंटीमीटर लंबाई की, जो C2 को P पर स्पर्श करती है। मान लो ये C2 है, पॉइंट P है, इस पर एक जीवा जो कि AB है और वो जीवा है C1 की, ये इसको स्पर्श करती है और ये 12 सेंटीमीटर लंबी है। कितने सेंटीमीटर लंबी है? 12 सेंटीमीटर लंबी। तो कह रहा है AP के, अरे भाई ये क्या सवाल था? AP की लंबाई, ये तो 6 हो गई ना भाई। अगर यहां से देखो तो वृत्त के केंद्र से अगर हम किसी जीवा को, स्पर्शी को क्या करते हैं? टच करते हैं, तो जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री, और ये इसका अर्धक भी होता है। तो इसका मतलब अगर पूरी 12 थी तो ये 6 सेंटीमीटर ही तो हो जाएगी इसमें। तो ये तो बहुत ही ज्यादा सरल था सवाल। चलो ये भी आए थे आपके पास, किसमें? CGL में 2023 20 जुलाई शिफ्ट फर्स्ट।
सेशन लाइक और शेयर करते रहना, फ्री में मत देखना। ये क्या है, दी गई आकृति में चाप AB की लंबाई वृत्त की त्रिज्या R के 3 गुने के बराबर है, तो त्रिज्या R के संदर्भ में त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा, ये O इतना बड़ा लिख दिया है। OAB का क्षेत्रफल निकालना है, इस सेक्टर का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सेक्टर का एरिया निकालना वैसे भी क्या होता है, आसान होता है। देखो, अगर मैंने बोल दिया कि ये इसकी रेडियस R है, तो ये भी इसकी रेडियस R ही होगी। अच्छा, ये जो इसका चाप है यानी आर्क है, इसकी जो लेंथ है ना, वो लेंथ क्या है, रेडियस का 3 गुना है, मतलब वो 3R है। और आर्क को आप देखना तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ये AB के ऊपर ऐसे अगर चंदा मामा बने हो, तो चंदा मामा का मतलब होता है वो चाप की बात कर रहा है, यानी आर्क की बात कर रहा है। तो AB की ये चौड़ाई थी, लंबाई थी। ठीक, अब जरा समझना, अगर हमें चाप की बात करते हैं तो चाप क्या होता है, इस चीज को जरा समझो। आर्क जो होता है यानी चाप, ये क्या होता है, ये होता है पाई R थीटा बटे 180 डिग्री। किसी भी चाप की लंबाई निकालनी है, अगर त्रिज्या दी है तो क्या होता है, पाई R थीटा बटे में 180 डिग्री, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, किसका, चाप निकालने का। अच्छा, हमसे पूछ रहा था ये जो हमारे पास सेक्टर है, ये वाला त्रिज्यखंड है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बता देना है, ये वाला। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, या आप ऐसे लिख लो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला आप सभी को, मुझे पता है कि पता होगा 100%, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा। और जिन बच्चों को नहीं पता है वो क्या करना है, लिख लेना। ये क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360। क्या होता है, पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360। मेरी बात को बहुत ध्यान से, इस पाई R स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो, पाई R इंटू R लिख सकते हैं। थीटा को थीटा लिखा सकते हो, लिख सकते हैं। 360 को 180 गुणे 2 लिख सकते हो। बोले हाँ सर, क्यों नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। क्या ये आपको दिख रहा है, पाई R थीटा बटे में 180? बोले हाँ सर, मतलब कि इसका मान जो है वो आर्क है, और आर्क क्या था, त्रिज्या का 3 गुना। मतलब इसकी जगह पाई R थीटा बटे 180 की जगह हम 3R लिख सकते हैं। तो बचेगा क्या यहाँ पर, R और बचेगा, बटे में 2 और बचेगा। तो 3R स्क्वायर बटे 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 1.5 R स्क्वायर, और यही इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, 1.5 R स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इस त्रिज्यखंड का एरिया यानी क्षेत्रफल हो गया। बताइए कितना बढ़ गया, कितनी चीजें सीखने को मिली। ये फॉर्मूला आपने सीखा होगा। मुझे पता है कि इस फॉर्मूले का आप यूज नहीं करते होगे, क्योंकि आपको देखने को ही नहीं मिलता होगा, किताबों में नहीं, अक्सर किताबों में, ज्यादातर किताबों में ये फॉर्मूला नहीं होता है, नहीं मिलता है। आपके पास जो भी किताब हो आप देखो जरा, उसमें चाप का फॉर्मूला होता है क्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। उसमें चाप का फॉर्मूला होता है थीटा बराबर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये फॉर्मूला लिखा होता है। यानी अगर आप आर्क लेते हो ना, तो आर का मान होता है R इंटू थीटा, लेकिन बस इतना ही नहीं हो जाता है, इसका पूरा फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पाई R थीटा बटे 180 डिग्री। ठीक है, अगला, वृत्त की स्पर्श रेखा है, केंद्र है T, एक बिंदु है, PT का मान है, PO का मान, तो ऐसे ही बताया जा सकता है भाई, वृत्त की त्रिज्या 5 12 13 5 होगी। देखो, PT एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। अगर हमारे पास एक वृत्त है तो इस वृत्त की एक स्पर्श रेखा हो गई PT, और जिसका केंद्र हो गया O, तो ये केंद्र हो गया O। बहुत ध्यान से समझना, PT इसकी एक स्पर्श रेखा है, और T वृत्त पर एक बिंदु है, तो ये पॉइंट हो गया T, ये हो गई P इसकी स्पर्श रेखा। PT का मान आपके पास 12 सेंटीमीटर दिया है, PT का मान हमारे पास 12 सेंटीमीटर दिया है, ये लीजिए PT का मान 12 हो गया। और PO का मान कितना है, PO का मान है हमारे पास 13, यानी कि ये मान जो है 13। अब देखो जरा, वृत्त की त्रिज्या और वृत्त की स्पर्शी को जब मिलाते हो तो हमारे पास क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण। और 90 डिग्री के सामने की भुजा अगर कर्ण होती है, ये आप जानते हो, 90 के सामने की भुजा अगर कर्ण है, और कर्ण अगर 13 है और एक भुजा 12 है, तो निश्चित तौर पर तीसरी भुजा त्रिभुज की जो होती है वो 5 होती है, और यही 5 12 13 की ट्रिपलेट होती है। इसलिए वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई है, 5 सेंटीमीटर। ये मतलब कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कि कठिन होते नहीं है, बस दिखते हैं कि हम बहुत गजब के सवाल हैं, उनको अगर ध्यान से देखो तो वो सरल होते हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल।
3, 4, 5 के अनुपात में भुजाओं वाले 3 घनों को पिघलाकर एक ऐसा घन बनाया जाता है जिसका विकर्ण इतना है। तीनों घनों की भुजाएं क्या होंगी? अब देखो यही सवाल, जैसे ये देखने में लग रहा है बहुत खतरनाक, बहुत बड़ा, बहुत कठिन, लेकिन अगर मैं इसको यूनिट डिजिट और डिजिट सम से लगाऊं ना तो ये आसान हो जाएगा। मैं आपको पहले पूरा समझा देता हूं कि इस सवाल का मतलब क्या है। इस सवाल का मतलब है कि हमारे पास 3 घन है। एक घन ये है जिसकी प्रत्येक भुजा 3 के रेशियो में है, एक घन ये है जिसकी प्रत्येक भुजा 4 के रेशियो में है, और एक घन ये है जिसकी प्रत्येक भुजा 5 के रेशियो में। इन तीनों को पिघलाया गया और एक और बड़ा घन बना दिया गया जिसका विकर्ण आपके पास 18√3 दिया है। तो अगर किसी घन का विकर्ण 18√3 दिया है तो मतलब उसकी जो भुजा होगी वो तो 18 होगी कि नहीं होगी? अच्छा, अब ये तीनों घन जो पिघलाए गए हैं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत छोटा सा सवाल है एक्चुअली में, बहुत छोटा सा सवाल है। इसका आंसर मेरे ख्याल से फिर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत छोटा सवाल है, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला फिर से आपको समझाता हूं। हमारे पास 3 घन है। एक घन ये हो गया, एक घन ऐसे हो गया जिसकी प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर है। इसके साथ एक दूसरा घन है जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। इसी के साथ एक तीसरा भी घन है, देखो ध्यान से, जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है। इन तीनों घनों को क्या किया गया? मेल्ट कर दिया गया। और मेल्ट करने के बाद यानी पिघलाने के बाद एक बड़ा ठुसो घन बनाया गया। ध्यान से देखिएगा, एक बड़ा सा घन बनाया गया ऐसे करके, एक ये बड़ा घन बना दिया गया। जिस घन का विकर्ण आपको दे रखा है, विकर्ण का मतलब ये दूरी आपको कितनी दे रखी है? 18√3। तो अगर घन का विकर्ण 18√3 है तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा √3, यानी इस घन की भुजा क्या होगी? 18। अच्छा, ये जो घन बना है, इन तीनों घनों को पिघलाने के बाद जो आइटम बाहर पिघल कर आया होगा उसी से ये घन बनाया गया होगा। मतलब इस घन का आयतन, इस घन का आयतन और इस घन का जो आयतन होगा वो आयतन तीनों मिलकर इस घन के आयतन के बराबर होगा। यही तो होगा ना, यही होगा ना। अच्छा, घन का आयतन कैसे निकालते हैं? बोले सर घन का आयतन निकालने के लिए हम भुजा का क्यूब करते हैं। तो जिस घन की भुजा अगर 3 के रेशियो में है तो इसका जो वो होगा क्या आयतन, वो 27 के क्यूब की फॉर्म में होगा। मेरे कहने का मतलब बहुत ध्यान से सुनना, इसी चीज को समझना और सुनना बेहद ज्यादा जरूरी होता है। अच्छा, अब मान लीजिए कि हमारे पास ये भुजाएं 3, 4, 5 में है, तो सबसे पहले तो ऑप्शन देखिए कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 3, 4, 5 के रेशियो में। तो आप बोलोगे सारे के सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो 3, 4, 5 के रेशियो में, सारे ऑप्शन 3, 4, 5 के रेशियो में। अब आपको दिमाग, एक मिनट, हाँ, आपको दिमाग क्या लगाना है जरा उस पर बात करते हैं। वो सुनना और समझने की कोशिश करना, जो आपको दिमाग यूज करना है। हमारे पास जो नया घन है ना, उसकी एग्जैक्ट भुजा हमें पता है, और जो पुराने घन है उनकी भुजाओं के लिए अनुपात ये दिए हैं। तो अगर मैं पहला ऑप्शन उठाता हूं, ध्यान से सुनना, पहला ऑप्शन अगर उठाता हूं तो इसमें पहली भुजा अगर 21 है तो 21 का अगर क्यूब करेंगे तो उसकी इकाई का अंक 1 ही रहेगा। देखो, कैलकुलेशन सरल करने का तरीका समझो। मैं इसको आपको के और फे और से भी बता सकता हूं, लेकिन वो आप रटी रटाई चीजें सीखोगे। अब यहां पर सीखने की कोशिश करना। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं पहला ऑप्शन लिया तो पहले ऑप्शन में जो पहला घन है इसकी भुजा अगर 21 है, जो कि 3 के अनुपात में है, ये अगर 21 है तो इसका जो आयतन होगा 21 का क्यूब होगा। 21 का क्यूब करोगे तो उसका इकाई का अंक 1 ही रहेगा। प्लस दूसरी भुजा है 28, 28 का क्यूब करोगे यानी इकाई का अंक 8, 8 का क्यूब करोगे तो 8 का क्यूब करने पर इकाई का अंक 2 आएगा। 35, 35 में इकाई का अंक 5 है, 5 का क्यूब करोगे तो 5 ही रहेगा। तो अगर हम इन सभी के आयतन को जोड़ते जो इनसे बन रहा है तो उसमें इकाई का अंक 5, 2, 7 और 1, 8 होता। जबकि हमारे पास जो नया घन है ना, जिसकी भुजा 18 है, अगर 18 का क्यूब कर देंगे तो 18 का क्यूब करने पर हमारे पास जो इकाई का अंक आएगा वो 2 आएगा। इसमें इकाई का जो यूनिट डिजिट आएगी ना वो 2 आएगी, और यहाँ पर क्या मिल रही? 8 मिल रही। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो आंसर नहीं है, खत्म कर दिया, छोड़ दिया कि हो ही नहीं सकता। समझे? जिससे इकाई का अंक 2 मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। 9 का क्यूब 9 इकाई में चाहिए, हम 9 का क्यूब 729 होता है, इकाई में 9 आ रहा है इसलिए 9 लिख रहे हैं।
12 के क्यूब 1728 होता है, इकाई में 8 है। 15 का क्यूब 15,625 इकाई में 5 है। क्या इन सभी को जोड़ने पर इकाई में हमारे पास 2 आएगा क्या? 9 8 17 5 22, जी हाँ 2 आएगा। ये आपका आंसर हो सकता है। आगे भी चेक कर लोगे, कठिन काम नहीं है। 8 है, 8 का क्यूब में इकाई का अंक 2, 4 है, 4 के क्यूब में इकाई का अंक 4, 0 है, 0 के क्यूब में इकाई का अंक 0, ये 6 देगा, नहीं है। 12 का क्यूब यानी 8 इकाई का अंक, 16 का क्यूब यानी 6 इकाई का अंक, इसका क्यूब यानी 0, ये 14 है यानी 4 देगा, ये भी नहीं है। कंफर्म आंसर ऑप्शन बी, खत्म। ये सोचने के तरीके होते हैं। अच्छा ये बताओ कि अगर ये चीज आपने सोच ली होती या अगर आप इसे ऐसे सोचते तो इसमें कौन सी ऐसी कैलकुलेशन है जो आपको कठिन लगी? ईमानदारी से बताना, है क्या कोई ऐसी कैलकुलेशन जो आपको बिल्कुल कठिन लगी हो, ये लग रहा हो कि नहीं अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो आंसर नहीं आएगा? नहीं है। और नॉर्मली कैसे होता है कि आम बच्चे कैसे करेंगे? आम बच्चे करेंगे, भाई ध्यान से सुनना, आम बच्चे कैसे करेंगे कि इसकी भुजा जो है वो 3 के रेशियो में है, 3 के मान लिया, 4 के मान लिया और 5 के मान लिया। 3 का क्यूब 27 के क्यूब हो गया, प्लस 4 का क्यूब 64 के क्यूब हो गया, 5 का क्यूब 125 के क्यूब हो गया। इन तीनों को जोड़कर 18 के क्यूब के बराबर कर रहे हैं। अरे करो सॉल्व, फिर तो समय लगना ही लगना है। कोई माइकल लाल रोक ही नहीं पाएगा इस कैलकुलेशन को, अगर करोगे तो कोई मतलब नहीं है ना, चीजों को सीखो। अगला सवाल देखो, कौन सी संख्या 9 से डिविजिबल है? अब 9 से डिविजिबल होने के लिए तो सारी संख्याएं का जो योग होता है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, और जो 9 बनता है उसको हटा दो, 6 3 9 8 1 9, यही 9 से डिविजिबल है भाई, पूरी की पूरी 9 से डिविजिबल है, पहली ही संख्या। आगे देखो ही नहीं भाई, 4 में से एक ही ऑप्शन सही होगा। अब आपको अगर पहले ही ऑप्शन 9 से डिविजिबल मिल गया तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं, सवाल खत्म, पैसा आ जाए। बोलो ठीक। अगला देखिए, बताइए, वर्ड मास पर आधारित ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का नॉर्मल क्वेश्चन है, जिसको देखना और सही उत्तर देना है। ठीक है, देखो ये तो वाकई में नॉर्मल क्वेश्चन है। हाँ और क्या, भाग पहले सॉल्व कर लेते हैं। 86 का 2 गुना 172 होता है, मतलब ये 2 हो गया। 7.5 गुणे 2 यानी कि 15 हो गया। 7.5 गुणे इसको भाग दिया तो 2 मिला, और 2 का गुणा 7.5 में किया तो 15 मिला। तो मैं ये बात कहने के लिए पूरी तरीके से तत्पर हूं कि यहां से यहां तक को सॉल्व करने पर हमारे पास 15 आ चुका है। बस ये तो हम 100% कह सकते हैं। इधर की बात करते हैं, ऑफ 17 3 51, 51 से 8 17 पना 85, 3.5 यहां पर और मिलेगा। 3.5 के बाद यहां से क्या मिलेगा आपके पास? 25 7 175, यानी कि 17.5 माइनस का और मिलेगा। तो भाई 15 और 3 18.5 में से अगर 17.5 घटा लोगे तो आंसर क्या 1 नहीं आएगा? आएगा ना, 1 ही आएगा, इसके अलावा नहीं कुछ हो सकता है ना। इससे ज्यादा ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी और ना ही इससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता है। सीजीएल 20 जुलाई शिफ्ट फर्स्ट। अगला सवाल, प्रत्येक 30% की 2 क्रमिक वृद्धि प्रत्येक 30% की 2 क्रमिक कमी से कितने परसेंट ज्यादा है? क्या सवाल है ये, अच्छा सवाल है। लैंग्वेज के आधार पर ये बोलेंगे कि ये ठीक सवाल है, लैंग्वेज के आधार पर बोला जाएगा तो ठीक सवाल है। मतलब 30% की अगर 2 सक्सेसिव इंक्रीज हुए 30% के, ए बी रूल से, जरा ध्यान से देखना, 30% पहले बढ़ा, फिर 30% बढ़ा, और फिर 30 का 30% और बढ़ा, तो टोटल अगर आप देखोगे तो 69% बढ़ गया। बोले हाँ सर। फिर 30% की 2 क्रमिक कमी, यानी कि पहले 30% कम हुआ, फिर 30% कम हुआ, और फिर 30 का 30% और कम हुआ। तो अगर देखो तो ये 51% आ जाएगा। माइनस साइन तो उसकी कमी दिखा रहा है, उसको नहीं लेना है। आप ये देखो कि अगर 30% के 2 लगातार डिस्काउंट दिए जाएं तो उसके बराबर का एक अकेला डिस्काउंट 51% का होता है जी। अब आपसे कह रहा है कि ये जो 69% था ये 51% से कितना बड़ा है, तो ये कितना ज्यादा है इससे? बोलोगे 18 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 69 से ज्यादा, 51 से ज्यादा है। 18 ज्यादा है किससे? 51 से। कितने परसेंट है ये पूछ रहा है। सुनिए ध्यान से, सुनिए, अगर ये 50 होता
तो 50 दूनी 100, 18 दूनी 36 आंसर आता है। लेकिन क्योंकि ये 50 नहीं है 51 है, तो 51 से अगर 100 को भाग करेंगे तो ये जो भाग होगा ये 2 बार नहीं 2 से कम बार जाएगा, और 2 से कम बार जाएगा तो आंसर जो होगा वो 18 दूनी 36 से थोड़ा कम आ जाएगा। तो 18 दूनी 36 से थोड़ा कम आने का मतलब आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब क्या यहाँ पे भी पूरी कैलकुलेशन ऐसे की जाती कि 1800/51 ऐसे किया जाता क्या, 600/17 ऐसे करते क्या, नहीं ना। सोचने के नजरिए को तो हमें बदलना ही होगा ना, और ये खुद आप ही कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूं कि बदल लो, करना काम आपका है। नेक्स्ट अगला सवाल, एक दुकानदार एक विशेष प्रकार के उत्पाद को बेचने के लिए नीचे दी गई 3 योजनाओं की पेशकश करता है। ठीक है, कौन कौन सी योजना है? पहली योजना क्या है? पहली योजना है कि 6 खरीद लीजिए और 4 चीज मुफ्त पाइए। तो भैया अगर 6 खरीद कर 4 चीज मुफ्त पा रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल तो आप चीजें घर पर लाए हैं 10, लेकिन उसमें आपने पैसा 6 ही का दिया है, यानी 4 चीजें फ्री में लेकर आए हो। तो 4 चीजें अगर 10 में से फ्री में लाए हो तो यहाँ पर जो डिस्काउंट का % होगा वो तो 40 होगा ना। ये बात सीखी है ना कि नहीं सीखी है? एक चीज खरीदी एक मुफ्त पाई। तो ये सवाल कैसे करते हैं कि जितनी चीजें आप घर लेकर आए हो वो लिखो नीचे, उसमें से जितनी आपको फ्री मिली है वो लिखो ऊपर, उतने ही % का डिस्काउंट होता है। ठीक, यहां पर कहा था 5 खरीदिए 5 मुफ्त पाइए, तो 5 खरीदी 5 मुफ्त पाई, टोटल चीज घर पर आई 10, उसमें पैसा तो सिर्फ 5 का ही दिया है ना जो खरीदा है, बाकी 5 तो फ्री में मिली है। 5/10 का मतलब 1/2, और 1/2 का मतलब यहाँ डिस्काउंट है 50% का। तीसरी स्कीम क्या है? तीसरी है 24% और 18% के 2 क्रमागत छूट है। तो एक छूट हो गई 24% की, दूसरी हो गई 18% की, तो इन दोनों का क्या 24 × 18/100, 24 × 18/100, 18 24 42 भाई, 18 और 24 42, और अगर यहां देखें तो 4 से काटेंगे 6 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, तो ये लगभग देखो तो 18 छक्के 108, 108/25 यानी लगभग देखो तो ये 25 चौको 100 4 बार जा रहा ना। 18 और 24% के 2 क्रमिक डिस्काउंट थे, तो एक डिस्काउंट 24 का, एक डिस्काउंट 18 का, 18 × 24/100, ये भी रूल। तो 4 से काटा 6 बार, 4 से काटा 25 बार, 18 × 6 108, 108/25 यानी लगभग 4 कुछ, यानी कि ये जो डिस्काउंट होगा ये 38 पॉइंट समथिंग कुछ रहेगा। तो आपसे कह रहा था कि सबसे अधिकतम छूट किसमें मिली, तो भाई बोलोगे सबसे अधिकतम छूट 50% वाली यानी बी योजना है, और जो बी योजना है ना वो ऑप्शन ए में लिखा है। यहां पर ये लगाने में गलती होती है, बस यहां पर ये ऑप्शन लगाने में गलती होती है। ठीक है, बात समझ गए? 1 मिनट दीजिएगा जरा। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पर। देखिए क्या है अगला सवाल। ठीक है, ये आ गया अगला सवाल। देखो, किसी धनराशि पर पहले 8 वर्षों के लिए 7.25% प्रति वर्ष, अगले 6 वर्षों के लिए 8.5% और अंतिम 4 वर्षों के लिए 6.5% की साधारण दर से ब्याज मिलता है। यदि इन 18 वर्षों के दौरान कुल अर्जित ब्याज 35,100 रुपए हो तो निवेश की गई मूल राशि क्या होगी? क्या कह रहा है? निवेश की गई मूल राशि, ध्यान से सुनना। पहले 8 वर्षों के लिए ब्याज की दर इतनी, तो इसका गुणा 8 × 7 = 56 और 25 × 8 = 256 और 2 58% ब्याज पहले का। समझ गए ना कैसे? साधारण ब्याज दर गुणे समय, समय 8 दर 7.25 गुणा हो रहा है। फिर अगले 6 वर्षों के लिए इसका गुणा, तो 6 × 8 = 48 और 3 और, यानी अब की बार यहां पर ब्याज हुआ 51%, 51% का। और अंतिम 4 वर्षों के लिए 8 6 14, अंतिम 4 वर्षों के लिए जो ब्याज है वो कितना है? 6.5%, 6 चौको 24 और 2 और 24 और 2 26% इंटरेस्ट यहां पर आ गया। कितने % इंटरेस्ट आ गया? 26%। अब बात ये आई कि अगर ये 26% का इंटरेस्ट मिल गया तो इस दौरान अर्जित कुल जो ब्याज है वो इतना था। यहां पर टोटल ब्याज देखिए 58 और 51 कितना हो गया? 109, 109 और 6 115, 115 और 20 135% ब्याज हो गया।
ये 135% की जो वैल्यू है वो 35,100 के बराबर है। अगर 135% का मान 35,100 है तो जो धनराशि होगी यानी 100% का मान वो 35,100 से तो कम होगा ना, और सारे ऑप्शन 35,100 से कम है, सीधी सी बात है जी। अच्छा, अब अगर हम काटा पीटी करें, जरा देखो दिमाग लगाओ थोड़ा। 5 से इसको काट देते हैं तो 5 दूनी 10 और 27 पंजे 135। 5 से इसको काटिए तो 20 बार ये कट जाएगा। 351 दूनी कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70, 702। 702 और 0 यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 7020। ठीक, पूरा का पूरा 5 से कटेगा तो इतना हो जाएगा। अब 27 से काट सकते हैं क्या? 27 दूनी 54, 27 थे 27 दूनी 54, 16, 27 और 162 है, हाँ कट जाएगा। देखो 27 दूनी 54, 16 बचा 162, 27 छक्के 162, 260। 260 का गुणा 100 में करोगे तो जो मूलधन राशि होगी वो होगी 26,000 रुपए। कितनी होगी? 26,000। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्लियर? कौन सा आंसर? डी। अब अगर हम थोड़े चीजों की बात करते हैं तो ये सवाल आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहने वाला है। आप मतलब अब होमवर्क क्या ही बोले जब लाइव क्लास नहीं है, तो ये सभी मतलब आप सभी को ये क्वेश्चन अगर आपका मन हो तो इसको सॉल्व करना और मुझे आंसर देना। ठीक, डीआई का क्वेश्चन है, एक डीआई का क्वेश्चन आता ही आता है, कठिन होगा नहीं, मुझे लगता है सरल है, बस ध्यान से देखना है और वही बताना है। ठीक है, ध्यान से देखकर वही बताना है। मैं आपको इसमें ये बता देता हूँ। APP का मतलब है अप्लाइड लोग, कितने लोगों ने अप्लाई किया। QUAL का मतलब है जितने लोग क्वालिफाई हुए, और SEL का मतलब है जितने लोग सेलेक्ट हुए। और हर जगह चारों राज्यों में, दिल्ली में, गोवा में, कर्नाटका में और महाराष्ट्र में, सब चीज में यही मतलब है। और आपको ये बताना है कि गोवा से पात्र पाए गए छात्रों का प्रतिशत वर्ष सबसे ज्यादा किसमें है। जो सबसे ज्यादा क्वालिफाई हुए हैं, क्वालिफाई, पात्र का मतलब क्वालिफाई, वो किस राज्य में सबसे ज्यादा हुए हैं और कौन से वर्ष में हुए। मतलब गोवा में, इन चारों में से कौन से वर्ष में हुआ, सिर्फ गोवा में। ठीक, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग आंसर जरूर दे दोगे। ठीक, इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि मैथ का मेरा कंप्लीट पेड बैच है CBT 1 और CBT 2 के लिए कंप्लीट, जिसमें आपको पूरा का पूरा वैदिक गणित के साथ साथ इसमें आपको पूरा वैदिक मैथ मिलेगा। कैलकुलेशन को समझने और तेज करने की तरीके भी आपको समझ में आएंगे, जो कि एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलेशन के नाम से ही है। ठीक, वैदिक मैथ का हिस्सा पूरी की पूरी अर्थमेटिक, यानी कि पूरा का पूरा सिलेबस अर्थमेटिक और पूरा का पूरा सिलेबस एडवांस मैथमेटिक्स का, ये आपको इस बैच में कंप्लीट मिलने वाला है, मिल रहा है। ठीक, अच्छा, इसको बैच में एनरोल करने के लिए आप हमारे सपोर्ट के नंबर जो हैं, कौन सा, 6393 125760 पर कॉल कर सकते हैं, या फिर दूसरा नंबर 9696 102411 पर कॉल करें। और अगर डिस्काउंट चाहें, आपको अगर चाहिए कि आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाए, तो आप कूपन कोड लगाइए AD10। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।